दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग पर। दोस्तों विधानसभा चुनाव इस वक्त जो दौर है वो विधानसभा चुनाव का है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव एकदम पीक पर है और इसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले लड़ रही है। हालांकि एक बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का एक तर्क ये भी है, मायावती जी ने पिछली बैठक में कहा था कि अगर समान विचारधारा के लोग, जो बहुजनों, शोषितों, वंचितों की बात करने वाले जो दल हैं, अगर वो आना चाहेंगे तो उनको साथ में लिया जाएगा, यानी कि गठबंधन किया जा सकता है। जैसे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन है, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में भी गठबंधन के लिए अपने साथी तलाश रही है। यानी कि बात सीधी सी ये है कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दमदारी के साथ अपनी ताल ठोकने जा रही है। और साथियों, महाराष्ट्र से ही जुड़ा एक ऐसा मुद्दा बहन कुमारी मायावती जी ने छेड़ दिया है जिसको लेकर के दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सियासत में भूचाल आ गया है। साथियों दोस्तों, क्या कुछ मायावती जी ने आज कहा है, क्या कुछ उन्होंने बोला है, ये बताएंगे आपको। साथ में आपको बताऊंगा कि मायावती जी के इस बयान के बाद, मायावती जी के इस पोस्ट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा साथियों बताऊंगा कि महाराष्ट्र में मराठाओं की जो राजनीति है, मराठा राजनीति के इर्द गिर्द इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है, बताएंगे। शिवाजी महाराज की उस मूर्ति के बारे में, उस स्टेचू के बारे में जो ढह गया और उसी के ढहने के बाद, गिरने के बाद महाराष्ट्र में किस तरीके की सियासत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या सियासत कर रही है, इंडिया अलायंस के जो दल हैं, महाविकास आघाड़ी के जो दल हैं, वो क्या सियासत कर रहे हैं। इसके अलावा अब उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि मायावती जी ने क्या ट्वीट किया है, क्या उन्होंने बोला है। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जो सिंधुदुर्ग जिले में जो स्टैचू गिरा, उसके पीछे की क्या वजह रही हैं, वो स्टैचू गिरा, उसके पॉलिटिकल मायने क्या होंगे, राजनीतिक मायने क्या होंगे, और इतना लड़ाई, इतना घमासान क्यों मचा हुआ है और मायावती जी को इसमें इंटरवीन क्यों करना पड़ा है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले मायावती जी ने जो ट्वीट किया है वो बताऊंगा और उसके बाद इसके पीछे की सियासत समझने की कोशिश करेंगे। साथियों ये देखिए, ये मायावती जी ने सीधे तौर पर ट्वीट किया है। 3 हिस्सों में उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, देखिए। किसी भी समुदाय व धर्म से जुड़े राजा महाराजाओं, संतों, गुरुओं और महापुरुषों के किसी भी मामले में नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। मायावती जी अपने ट्वीट के पहले हिस्से में ये कह रही हैं। राजनीति कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी मैं बताऊंगा, पहले ट्वीट सुन लीजिए। आगे मायावती जी लिखती हैं, इनकी मूर्तियों को लगाने और नाम रखने आदि का भी इस्तेमाल सकारात्मक नजरिए से होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में किसी भी प्रकार का द्वेषपूर्ण व राजनीतिक स्वार्थ छिपा होना चाहिए, जो अब देखने के लिए मिल रहा है और ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती जी आगे लिखती हैं कि महाराष्ट्र की तरह ही किसी भी राज्य में खुद मूर्ति गिरने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इसकी आड़ में कोई राजनीति होनी चाहिए, तो यही बेहतर रहेगा। साथियों, मूर्ति गिरी थी 26 अगस्त को। महाराष्ट्र का एक जिला है सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग जिले में ये मूर्ति है साथियों, और वहां पर 35 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था अभी से 9 महीने पहले। यानी कि आप देखेंगे ये जो पिछले साल दिसंबर में इस प्रतिमा का अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस प्रतिमा के अनावरण के 266 दिन बाद 26 अगस्त को वो 35 फीट ऊंची प्रतिमा जो है अचानक से भरभरा कर गिर गई। अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने कहा कि हवाएं जो है बहुत तेज चल रही थीं, इसलिए प्रतिमा गिर गई।
प्रतिमा की क्वालिटी जांचने वाली संस्था से बात की गई तो उसने कहा कि प्रतिमा इस तरीके से बनाई जाती है, मानक ऐसे होते हैं कि अगर इस संबंधित हवा यानी कि जो हवा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, अगर वो 3 गुना भी होती तो प्रतिमा नहीं गिरती। तमाम सारे तकनीकी पहलू सामने आए, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, 288 सीटों वाली विधानसभा पर चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे रहे नहीं हैं, 48 सीटें लोकसभा की हैं। और अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव है, ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति उसका गिरना भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। इसलिए चिंता की बात है क्योंकि इसको जो इंडिया अलायंस के दल हैं उन्होंने राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है साथियों। और जब 26 अगस्त को प्रतिमा गिरी, इसके सारे ये जो कॉन्स हैं, इनके क्या क्या बुरे असर हो सकते हैं महाराष्ट्र के चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 4 दिन बाद ही 30 अगस्त को माफी मांग ली। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं है, बल्कि हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथियों ये बयान काफी वायरल हुआ था। अब साथियों ये समझते हैं कि इस मामले में राजनीति कैसे हो रही है और उसके बाद इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझेंगे, क्यों ये राजनीति हो रही है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथियों इस प्रतिमा के गिरने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो, और जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का जो गुट है, ये तीनों ही दल एकदम लामबंद हो गए हैं एनडीए के खिलाफ। आप सभी को पता है कि ये तीनों दल एक साथ हैं, यानी कि इंडिया अलायंस के बैनर तले काम कर रहे हैं। ऐसे में अब वहां पर एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू हो गई है। पॉलिटिकल कैंपेनिंग ऐसी शुरू हो गई है कि आप ये समझिए कि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि इस तरीके का जो इसको एक तरीके से उन्होंने आंदोलन बना दिया है और इस पूरे मसले को उन्होंने हिंदुत्व से जोड़ दिया है साथियों। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से जोड़ दिया, एनसीपी ने हिंदुत्व से जोड़ दिया, तीनों ही दलों ने इस पूरे मामले को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश की। और इसलिए क्योंकि आप देखिए कि जब से कांग्रेस पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन हुआ, तब से उद्धव ठाकरे पर इस तरीके के आरोप लगने लगे कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के असली प्रणेता नहीं हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले नहीं हैं। और आप देखेंगे कि तो शिवसेना का जो मूल है, शिवसेना का जो अस्तित्व है, वो हिंदुत्व की नींव पर पड़ा हुआ है। बाला साहेब ठाकरे वीर सावरकर को मानते थे, वीर सावरकर को जो बुरा भला कहता था वो उसको उनके खिलाफ अभियान चला देते थे। जूते मारो अभियान चलाया था एक बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने, माफ कीजिएगा, जब मणिशंकर अय्यर ने, उस समय केंद्रीय मंत्री थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और वीर सावरकर जिस जेल में बंद थे अंडमान की, अब उस जेल की सारी फोटो तख्तियां सब निकलवा दी गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। और उसके बाद मणिशंकर अय्यर का ये बयान आया था कि वो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, वो जो है राष्ट्रभक्त नहीं थे। तब उस वक्त बाला साहेब ठाकरे ने यह कहा था कि जूते मारने चाहिए, ऐसे लोगों को भगाना चाहिए, पीटना चाहिए। अब साथियों उसी तर्ज पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है, तो उसी तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। और उस कैंपेन को साथियों वो ये कह रहे हैं कि जूते मारो कैंपेन का नाम दे दिया है, यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों को वो इस तरीके से उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाना वो शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ साथियों जब इतना आक्रामक कैंपेन हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना को वीर सावरकर से जोड़ दिया। साथियों आप सभी को पता है कि वीर सावरकर अंडमान की निकोबार जेल में सालों साल तक सेलुलर जेल में वो रहे, प्रताड़नाएं झेली। फिर उसके बाद वो जब वापस आए तो बारामती में वो रहे, और उस वक्त तमाम सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि किस तरीके से वो बारामती में रह करके वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर से, जो अंग्रेजों के लिए सरकारें काम करती थी, वो अपने लिए पेंशन बढ़वाने की बात करते थे। उनको तमाम सारे खत हैं, चिट्ठियाँ हैं जिसमें वो माफ़ी नामे उनके छपे। तो
उसको लेकर के जब कांग्रेस पार्टी घेरती है तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर घेर दिया कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आज इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो लोग वीर सावरकर को क्यों देशद्रोही बताते हैं, वीर सावरकर पर इस तरीके के बयान देते हैं तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए। तो ये पूरा राजनीति चल रही है। मसलन बात सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें मराठाओं का जो दखल है वो सबसे ज्यादा है, सबसे महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की 33% आबादी जो है वो मराठाओं की है और मराठाओं के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज पूजनीय हैं। आप देखेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो 48 सीटों में से जो आपका जो 26 सीटें हैं उन पर मराठा सांसद हैं। 48 में से 26 सीटें यानी कि आधे से ज्यादा सीटों पर मराठा सांसद हैं। तो आप मराठाओं का प्रभाव साथियों समझ सकते हो। और मराठा आरक्षण को लेकर के वहां मनोज जरांगे जो वहां के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं साथियों। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल राहें जो है बड़ा मुश्किल हो गई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती जी ने अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स खेल दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि किसी भी धर्म के किसी भी गुरुओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कहीं भी अगर कोई स्टैचू गिरता है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे वो किसी अन्य प्रदेश की बात हो, वहां पर उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर अधिकारियों को ठहराना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सीधे तौर पर मायावती जी महाराष्ट्र की घटना को उत्तर प्रदेश से जोड़ने की बात कर रही हैं। आप देखेंगे कि पिछले दिनों लखनऊ में एक घटना हुई थी कुछ साल पहले जब मायावती जी का स्टैचू तोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित करने के मामले सामने आते रहते हैं। तो इससे जोड़ते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने महाराष्ट्र में अपना बड़ा दांव चल दिया है साथियों। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में मायावती जी जबरदस्त तरीके से एंट्री करने वाली हैं। अकेले चुनाव लड़ने का वो ऐलान एक तरीके से कर चुकी हैं, लेकिन समान विचारधारा के दलों के साथ वो गठबंधन भी कर सकती हैं। यानी कि फुल फ्लेज में मायावती जी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही हैं। और उतरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 17 ऐसी सीटें हैं, 29 ऐसी सीटें हैं जो एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 25 सीटें महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी कि आप देखेंगे तो 54 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व सीटें हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से। यानी कि अगर ये इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छा प्रभाव अपना कर लेती है और साथ में मराठाओं को लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मुद्दे पर उनका ट्वीट करना ये बताता है कि उन्होंने एक सिंपैथी जताने की कोशिश की है, मराठाओं के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है साथियों। और ये सारे जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम, ये आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और इसलिए भी फायदेमंद साबित होने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो पोल है वो मायावती जी लगातार खोलती रहती है साथियों। तो इस मायने में मायावती जी का ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। साथियों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अपने दूसरे साथियों को भी पहुंचाइए साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के जो मैं वीडियोस करता हूं या जो लाइव करता हूं ये आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिल जाए। अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन, हमारे लाइव का नोटिफिकेशन, हमारे किसी भी कॉन्टेंट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो साथियों, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।